अच्छा, आप मध्यस्थ की भी भूमिका का निर्वहन करते हैं। जी हाँ, मेडिएशन सेंटर में जो आपकी भूमिका है वो संभवतः मध्यस्थ की। जी मध्यस्थ की। तो इसमें किस तरह से जो है मध्यस्थता में कौन कौन से मामले आते हैं और किस तरह से आप जो है अपने इस मध्यस्थता के जरिए उन मामलों का निस्तारण करते हैं, क्या बताएंगे? देखिए, मध्यस्थता जो है ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक भाग है। अच्छा। और सीपीसी के सेक्शन 89 सीपीसी में प्रारंभ ये दिया गया है, इसका प्रोसेस में दिया हुआ है कि अगर कभी वाद बढ़ेंगे, ज़्यादा होंगे न्यायालयों में जैसा आजकल है, इसको कम करने के लिए कैंसिलेशन मीडिएशन जुडिशरी के द्वारा इस मामले को जुडिशियल अल्टरनेटिव्स के द्वारा इसको समाप्त किया जाएगा। कुछ मामले वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर भी प्री लिटिगेशन के नाम से फाइल होते हैं। प्री लिटिगेशन का मतलब ये हो गया कि न्यायालय में कोई बात जाने से पहले अपने विवाद को यहाँ लाइए और आपस में बैठ के इसको सुलह समझौते से कर लिए, ताकि ये फिर वहीं पे ख़त्म हो जाए, न्यायालय में ना भीड़ लगने पाए। ज़मीन का ही झगड़ा हो, अब दोनों पार्टी यहाँ हमारे वहाँ फाइल कर दी, एक पार्टी फाइल करेगी तो उसको नोटिस को बुलाया जाएगा। पारिवारिक जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, जो ये समझदार लोग जो हैं वो प्री लिटिगेशन में आ रहे हैं, इसलिए बाद में अगर वो केस फैमिली कोर्ट में चला गया, मेंटेनेंस चला गया, डीवी एक्ट चला गया या FIR हो गया, तो वो बाद में जब वो मीडिएशंस में केसेस आते हैं हम लोग पास, वो फाइलें हम लोग पास आती हैं एक बार मीडिएशन, बिल्कुल, तो उसको सुलझाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कभी कभी एक पक्ष कहता है साहब इन्होंने हमारे पर मुकदमा कर दिया तो हम इसमें पुलिस आके हमको परेशान की या हम बंद हो गए, तो थोड़ा उसको समझाने में थोड़ा हम लोग को दिक्कत आती है। मगर जब प्री लिटिगेशन में कोई मामला इस परिवार का आता है तो वो उसका डिस्पोजल हम समझते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो बिल्कुल स्टार्ट का मामला होता है। दोनों की बातें आदमी जो उनकी जो दूरियां होती हैं उसको थोड़ा समझा के, थोड़ा उनको बीच का रास्ता बता के उसको हम लोग उसको समझा देते हैं और उनका परिवार बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसका निस्तारण हो जाता है खूब अच्छे से, कहीं से जो है उसमें दोनों पक्षकार संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, फौजदारी के भी मामले? देखिए, फौजदारी के मामले कुछ इस टाइप वो आते हैं। कौन से आते हैं? 498 वाले फौजदारी, या कोई FIR पारिवारिक उससे रिलेटेड हुआ, अच्छा, फैमिली उससे रिलेटेड हुआ, तो वो फाइलें आती हैं और स्टेज पर उसको हम लोग समझा बुझा के उस मामले को, अच्छा, FIR होने पर जो फाइलें आती हैं उसके लिए 2 मंथ मैक्सिमम टाइम होता है, और जो प्री लिटिगेशन होता है उसके लिए मैक्सिमम 3 मंथ टाइम होता है। अच्छा। जो न्यायालयों से आती है तो उसमें डेट या टाइम फिक्स हो जाता है। अच्छा, उसमें टाइम फिक्स हो जाता है कि आप इतने दिन में इसको वार्ता करके इनका मीडिएशन करा के इसको जैसा हो आप रिपोर्ट दिए। ये लगभग 30% केसेस जो रिफ़र होते हैं वो हम लोग उसको कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं और विवाद समाप्त हो जाते हैं। पति पत्नी का मामला हुआ, हस्बैंड वाइफ का मामला हुआ, तो उसमें जब उनको हम लोग विदा कर लेते हैं, एक करा देते हैं, तो वास्तविक तौर पर बहुत खुशी होती है। और जब उनके साथ बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका भविष्य ख़राब होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको जो देख के लगता है किसी तरह से इसको सुलह करा दीजिए। तो हम लोग का प्रयास यही रहता है, प्रथम प्रयास मेरा तो रहता है कि मैं ऐसा ना होने दूँ और मतलब पारिवारिक रिश्तों को आप टूटने ना पाए, इसलिए समाज के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अधिवक्ताओं की समस्याओं पर बात करना चाहूँगा। सभी जिलों से बार काउंसिल के सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि जैसे जो नए अधिवक्ता आते हैं, पंजीकरण के लिए आजकल एक भारी भरकम फीस उन्हें अदा करनी पड़ रही है, 20,000 25,000 इस तरह की फ़ीस जमा करनी पड़ रही है। तो उनका पंजीकरण मुफ्त हो या नॉमिनल फीस में हो, तो इस संबंध में आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे? देखिए, जो बार काउंसिल में सदस्यों की बात है कि जिस ज़माने में एडवोकेट एक्ट्स बना उस वक्त अधिवक्ताओं की संख्या बहुत कम थी, 1 लाख 1.25 लाख जो भी रही हो। आज वर्तमान में जो मैं समझ रहा हूँ कि 3-4 लाख से कम नहीं होगी। कि अगर हर ज़िले से ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाए कि एक कम से कम बार काउंसिल में एक अधिवक्ता जाए जो वहाँ पर कम से कम अपने ज़िले का प्रतिनिधित्व करे। और दूसरी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है मुनासिब होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा अभी पढ़ के आ रहा है, घर वालों ने उसको पढ़ा के किसी तरह से कर दिया है,
और उसने एक प्रोफेशन को चुना है, तो ऐसी व्यवस्था हो कि उससे बहुत कम से नॉमिनल पैसा लिया जाए। जो आपकी हॉबी रही है वो क्या रही है? हमको प्लांटेशन वगैरह का बहुत शौक था। अच्छा, प्रकृति के करीब आप? थोड़ा बहुत ज़्यादा। हम आज भी हर उसमें बरसात में 1000, 2000, 5000 तक पेड़ का प्लांटेशन हम करते हैं। और खेलने कूदने का भी शौक़ मुझे ज़रूर था। अच्छा, मैं क्रिकेट वगैरह खेलता था। अच्छा, अच्छी गज़लें सुनने का शौक़ है। अच्छा, साहित्यिक गतिविधियों में कोई? साहित्यिक गतिविधियाँ मेन हमारा तो कुछ ज़रूर लिखते ज़रूर थे, मगर वो हम आर्टिकल्स टाइप में लिखा हमने। आपने जो पूछा मोटर एक्सीडेंट्स पे, इसको हमने भी लिखा। अब मैं चूँकि मीडिएशन से जुड़ा हूँ, तो दहेज उत्पीड़न पर क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या उसमें करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने आर्टिकल्स टाइप में, जो हमारे सब्जेक्ट्स में वही हम ज़्यादातर लिखते हैं। समाज का हर व्यक्ति लगभग उसी जो भी व्यवस्था चलती है वो विधि से चलती है, नियम और कानून से चलती है। भाई हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ कहा गया है ना। हाँ, कि सारी चीज़ें विधि के अधीन है। जी हाँ। चाहे वो हम प्राचीन काल में ईश्वर की व्यवस्था को देखें या वर्तमान में हम अपने अधिनियम को देखें, यह विधि से ही हमें संचालित होना है। प्रकृति का जो प्रेम है आपका, ये शुरू से ही रहा है, बचपन से ही जो है? क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ मेरे घर पे आए हुए हैं, देखिए सब पेड़ पौधे भरे पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी ऐसे एटमॉस्फेयर में मैं पैदा हुआ कि प्रकृति के बीच में पैदा हुआ। व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को जो है एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। परमात्मना प्रथमा कृति प्रकृति, यानी परमात्मा की प्रथम कृति ही प्रकृति। तो कहती है कि पुरुष प्रकृति स्थो ही भुगते प्रकृति जान गुणान, कारण गुण संगोष्य सद जन्म से। यानी प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति के द्वारा त्रिगुणात्मक गुण सत्व रज और तम, ये तीनों गुण जो है ये प्रकृति प्रदान करती है जी। और उसी व्यक्ति को मिलता है जो उस प्रकृति में रहता है, और उसी के हिसाब से उसके अगले योनि का निर्धारण होता है। आप जो गुण आत्मसात किए रहते हैं, उसी गुण के हिसाब से फिर आपका अगला जन्म निर्धारित होता है। जो भी और पेड़ जो लगते हैं, सागवान साखू जो भी लगते हैं, इसके साथ साथ फलदार पेड़ लगाने चाहिए। फलदार पेड़ इसलिए लगाएं कि जो ईश्वर ने, भगवान ने तमाम चिड़िया जानवर पैदा किए हैं, अगर आप पेड़ को काट देंगे, फलदार पेड़ नहीं लगाएंगे, आप देखिए तो वो उनका क्या होगा? वो कहाँ से खाएंगे? वो कहाँ से भोजन मिलेगा? साहित्यकारों ने लिखा है कि जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धुन है एक न एक सभी की, सबके अपने व्रत हैं, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। यानी कवि ने, साहित्यकारों ने बताया कि जो पत्ता है ना, उस पेड़ पर जो पत्ता है वो आतप सहता है, आपका धूप, आपकी गर्मी सहता है, तब आपको छाया प्रदान करता है। सबका वो आवरण है। अच्छा, सावन का महीना इस समय चल रहा है, जिस समय हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, इस समय सावन का महीना है, और सावन का जो प्रकृति से संबंध है, क्योंकि इस समय जब बारिश होती है तो पूरी धरती एकदम हरी भरी हो जाती है। इस पर तमाम सारे साहित्य रचे गए हैं, तमाम पूरी फिल्में बनी हुई हैं सावन पर। जैसे बसंत ऋतु पर पूरा विरह वेदना जो है, उस पर तमाम सारे साहित्य जो है उस पर रचे गए हैं, उसी तरह से सावन का भी अपना महत्व है। गीतकारों गाँव में आया है ना कि अरे रामा सावन रूप सुहावन सखी सब गाँव कजेरी, इस तरह से जो है तम रिमझिम बरसे ले बदरिया कैसे करके, इस तरह की बातें बड़ा आनंददायक होती हैं ना ये सब चीज़ें। अच्छा, मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आप कितना महत्व देते हैं? क्योंकि मैत्रीपूर्ण संबंध रखने में आपको एक बात का सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि आप उससे अपेक्षा नहीं करेंगे। अपेक्षा नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उससे अपेक्षा करेंगे, अगर ऐसी मैत्री है कि हम आपसे या किसी से संबंध इसलिए रखते हैं कि उससे हम फायदा उठा लेंगे, तो मैत्री नहीं चलेगी। मानस का वर्णन है कि देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत काल कर सतगुण नेहा, सुरति कह संत मित्र गुण यहाँ। महाभारत के उद्योग पर्व में भी आया है कि कृतज्ञम धार्मिकम सत्यम क्षुद्रम दृढ़ भक्तिकम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्यागी चस्यते। इसमें आया है कि मित्र कृतज्ञ होना चाहिए, मित्र को कृतज्ञ होना चाहिए,
दृढ़ अनुराग रखने वाला होना चाहिए, उसको धार्मिक होना चाहिए, मर्यादा के भीतर रहने वाला होना चाहिए और मैत्री का त्याग न करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो मित्र होता है। बिल्कुल सही। और ये जो मित्रवत संबंध है, क्योंकि जीवन जो भी हमारा चलता है, हमारा जो रक्त संबंध है वो माता और पिता से है। हमारी पत्नी भी जीवन साथी है। जीवन साथी जो जीवन में जो 4 मित्र बताए गए, चाणक्य ने तो लिखा है कि विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहसु च, व्यायादितस्य औषध मित्रम धर्मम मित्रम मृत्यु से च। कि विद्या विदेश में मित्र होती है जब कोई साथ नहीं आपका देता है, जो आपका ज्ञान है वही ज्ञान। भार्या मित्रम गृहसु च, घर में जब सब लोग ठुकरा देते हैं तो पत्नी पति दोनों पति पत्नी मिलके आपस में, यानी घर की मित्र स्त्री होती है। व्यायादितस्य औषधि मित्रम, यानी अगर कोई आपको कोई रोग हो गया, कोई व्याधि हो गई, तो औषध ही मित्र है। आप रुपया पर शरीर पर पहन लें कपड़ा, उससे आप ठीक नहीं होंगे। एक छोटी सी टिकिया खाते हैं तो। और धर्मम मित्रम मृत्यु से, मृत्यु के समय कोई चीज़ आप नहीं ले जा सकते हैं। जो नेक कार्य आप किए रहते हैं वही